ग्वालियर में मेरे स्टूडियो में इस समय जो बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों की अपने आप में एक खास पहचान है। हालांकि सबके अपने अपने बैनर हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जहां समाज की बात आती है, जहां ब्राह्मण समाज की बात आती है, जहां गरीब तबके के लोगों की आवाज उठाने की बात आती है, जहां शोषितों पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात आती है, वहां पर ये सभी लोग अपना अपना झंडा लेकर के आगे आते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। इनमें से कोई समाज सेवी है, कोई पत्रकार है, तो कोई राजनीति के क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पहले ही ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव हुए और उस चुनाव में भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी थी महापौर की सुमन शर्मा जी, उनकी करारी हार हुई है। मैं करारी हार इसलिए बोलूंगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति में एक खासा वजूद रखने वाले 2 केंद्रीय कद्दावर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सभी ने ग्वालियर के हर इलाके में जाकर के रोड शो किए, सभाएं की। बावजूद इसके सुमन शर्मा की हार सभी को चौंकाने वाली है। इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी की हार की कहीं पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सत्ता की चाबी इस समय ग्वालियर के हाथ में है। वही ग्वालियर जिसने चंद महीनों पहले कांग्रेस को जब सरकार बना के दी थी, उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम पलटा की, सदस्यता ली और भाजपा ने अपनी फिर से एक बार सरकार बनाई, 4थी बार सत्ता में आई और तब से लेके अभी तक देखें तो हमें ये फायदा और नुकसान का गणित उस समझ से परे है। मध्य प्रदेश जीता है, लेकिन ग्वालियर कई जगह पर बीजेपी हारी भी है और एक पार्टी जो अभी अभी अपना एक नया वजूद बनाना चाह रही थी, आम आदमी पार्टी, उसने भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के बारे में, जिसकी मांग ग्वालियर के हर ब्राह्मण समाज के नेता ने पुरजोर तरीके से उठाई थी कि ब्राह्मण समाजी की ही किसी महिला को टिकट दिया जाना चाहिए। हालांकि जब सर्वे चल रहा था, जब कई नाम अनाउंसमेंट होने वाले थे, उस समय जब लिस्ट में नाम आ रहे थे तो कई लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण समाज का उस समय सख्त ऐतराज था कि इस बार चूंकि सामान्य सीट घोषित हुई है तो ब्राह्मण समाज की ही प्रत्याशी होना चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज की प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा, ये सोच करके कि ब्राह्मण समाज की प्रत्याशी है वो चुनाव में जीत जाएगी। बावजूद इसके बीजेपी की उस सोच को, उस विचारधारा को उनके कार्यकर्ताओं ने ही नकारा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही इनको हराया है। आखिरकार इस सबके पीछे क्या कारण है, इन सब को लेकर के हमारे बीच में जो ब्राह्मण समाज के यहाँ पर बैठे हुए, मैं उनसे बात करूंगा और शुरुआत करूंगा। ये चूंकि ब्राह्मण समाज नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी एक सोच भी रखते हैं, तो आज हम इनकी सोच के जरिए ग्वालियर के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुमन शर्मा की हार के पीछे आखिरकार क्या कारण रहे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा संदीप तिवारी जी से कि संदीप जी, पहले तो अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आप किस किस संस्था से जुड़े हुए हैं और क्या क्या काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय और श्याम सेना भीमहानी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी हूँ और विगत लगभग 8 वर्षों से ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर ब्राह्मण सभा खातीपुर का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के रूप काम कर रहा हूँ। आपकी सभा ने ग्वालियर के जो खातीपुर जो महासभा है उसके द्वारा सुमन शर्मा जी के सपोर्ट में जवान के ऊपर एक कार्यक्रम भी किया था, तो उसमें काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा भी हुए थे। क्या आपको लगता है कि जो सारे लोग वहाँ आए थे उन सभी ने वोट नहीं किया इसलिए सुमन शर्मा जी हारी? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज ने तो पुरजोर सपोर्ट किया और इसी का कारण है कि जो हार लाखों में होने जा रही थी वो हजारों में आगे सिमट था। अगर आप देखें कि राउंड बाय राउंड जिस हिसाब से काउंटिंग चल रही थी तो हर बार सुमन शर्मा जी 2000 और 3000 लोगों से चढ़ती है लगातार सारे राउंड में। वो जो उनको बचाए रखे हुए थे, लीड को बढ़ने नहीं दे रहा था, वो एक ब्राह्मण समाज का ही वोट था। तो मैं इसके लिए तो पूरे शहर के ब्राह्मण समाज का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर पहली बार किसी प्रत्याशी के लिए वोट किया। और दूसरा, हमारा आकलन क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि हमने जब चौहान के ऊपर कार्यक्रम किया था तो हम 2 से 3 वार्डों में काम कर रहे थे।
ब्राह्मण सभा 32 का जो है वो 2-3 वार्ड का एक एरिया आता है, उसमें से हमारे जिन प्रत्याशियों को हमने समर्थन किया वो प्रत्याशी जीते भी। और पिछली बार जो उस एरिया से जितना वोट बीजेपी को मिला था या कांग्रेस को मिला था, वो इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी की ओर कन्वर्ट हुआ, दूसरी पार्टी को उतना नुकसान भी हुआ। आपने बताया कि जो हार लाखों में होने जा रही थी वो चंद हजारों में सिमट गई, तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार इस क्षेत्र में 54-55 सालों से जीतती आ रही थी, उनके महापौर बनते जा रहे थे। जब बीजेपी की प्रत्याशी इस बार उतारी गई तो आपको क्यों लग रहा था कि वो लाखों में हार थी, अगर कोई और होती तो? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये तो शुरुआत से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी ना। देखिए, ये वर्चस्व किसका? सिंधिया नवनीत सिंह तोमर का, आरएसएस या बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं? नहीं, आम कार्यकर्ता तो बेचारा जमीन पे धरातल पे काम करता है जी, उसको गाइड करने वाले तो अपर लेयर है ना जी। इतने ज्यादा मंत्री और इतने ज्यादा बड़े कद्दावर नेता इस ग्वालियर चंबल की धरती पर हो चुके हैं कि अब यहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू जी। तो वर्चस्व की लड़ाई है, हमें 2013-23 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, बिल्कुल देखिए, क्या उसमें भी दिखेगी? अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व अब भी नहीं जीता तो आप समझ लीजिए 2000 बनेगी, ऐसा कहना है सत्यजीत। अखिलेश जी हमारे साथ में। अखिलेश जी, थोड़ा सा परिचय आप बताइए कि आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस किस संस्थाओं से जुड़े हैं आप, और फिर थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा हमें मंथन करके बताइए कि सुमन शर्मा की हार के पीछे आखिर क्या कारण आपको नजर आता है? मैं अखिलेश पांडे, 1990 में मैंने आरक्षण के विरोध में आत्मदान किया था, तब से मैं इसी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। क्योंकि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, इसलिए ब्राह्मण हूँ। आप जो इस चुनाव का हार का कारण सामाजिक न देखते उसको राजनीतिक वर्चस्व का भी देखिए। इसमें संगठन की नेतृत्वहीनता देखिए। आप देखिए, चुनाव संचालन समिति जो होती है वो चुनाव की मेन खिड़की होती है। मैंने कई चुनाव देखे हैं, उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, लगभग 4-5 नगर निगम चुनाव पर बहुत अच्छी सभा सुनी। हमेशा एक प्रोग्राम बनता था कि जब भी किसी क्षेत्र में कोई नहीं जाता था, क्या इस बार ऐसा हुआ? सुमन शर्मा जी को बुलाया गया, इसकी गलती आप किसकी मानेंगे? जिलाध्यक्ष की गलती मानेंगे। जिलाध्यक्ष ने जो चुनाव संचालन की जिम्मेदारी ली थी वो उस पर बिल्कुल खड़े नहीं हुए। दूसरा, इसमें राजनीतिक जितने नेता हैं उनकी वर्चस्व की लड़ाई थी। अब आप समाज के स्तर पर बात करते हैं, आप यहाँ पर सुमन शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे, एक अपने काम कराएं अपने अपने क्षेत्रों में, इसको लेकर संपर्क करेंगे और समाज में अपील करेंगे कि हमको सुमन शर्मा का समर्थन करना है। लेकिन आपने देखा जाए ऐसा कोई कार्यक्रम को, मतलब आप ये मानते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई संदीप जी कह रहे हैं? संदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें राजनीतिक वर्चस्व और समाज के मठाधीशों का वर्चस्व। आप देखिए, वो कार्यक्रम उसके बाद सनातन समाज कार्यक्रम कर सकती थी रामपुरी में, क्या उसके बाद जयोतिया ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रामनारायण शर्मा जी, रामनारायण मिश्रा जी कार्यक्रम नहीं कर सकते थे? उसके बाद केडी सोनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा भाई उनने कोई कार्यक्रम किया? लेकिन एक बार मैं संदीप जी की बात से पूरा सहमत हूँ। समाज का जो आम आदमी, ब्राह्मण समाज का जो आम आदमी था, उसने सुमन शर्मा को वोट डाला है। अब चलो और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चुनाव उनको विकास और कार्य के नाम पर लड़ना चाहिए, वो चुनाव हम जात के नाम पर लड़ते। तो ये जाति के आधार पर जो टिकट है वो तो ब्राह्मण समाज भी मांगता था। जी, गंदगी है, हमसे गलती हुई, उसको गलती मानते हैं, स्वीकार करना अगर चाहिए। यही प्रत्याशी यदि समीक्षा गुप्ता होती या कोई और अच्छा प्रत्याशी होता तो जीत सकता था। मैं आपकी बात पर मुझे ऐतराज है कि समीक्षा गुप्ता क्यों होती? समीक्षा गुप्ता को हमने समय दिया था जब नेतृत्व, जब नहीं, जब उन्होंने जिस समय पिछड़ा वर्ग की सीट थी 27% हमने ऑलरेडी पिछड़ों को दिया है। उसके बाद जब सामान्य वर्ग के लिए सीट आई है तो पिछड़ा क्यों, सामान्य उपेक्षित क्यों वोट डाले? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जैसे प्रवीण पाठक जी और सुनील शर्मा जी कांग्रेस के अंदर है जी, ठीक है, जब ब्राह्मण समाज किसी को सपोर्ट करता है तो ब्राह्मण प्रत्याशी देखकर सपोर्ट करता है, ठीक है, तो कांग्रेस के होंगे तो कांग्रेस को भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जब बीजेपी की तरफ से महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी बनी और सुनील शर्मा जी और प्रवीण पाठक जी जब अपने पार्टी की तरफ से वोट मांगते हैं तो उनके जो सपोर्टर है, उनके जो भी उनको मानने वाले हैं वो तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो फिर वहां पर आप लोग क्यों नहीं कहते कि साहब अभी आप साइलेंट रहिए या आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सब आपसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। अनूप मिश्रा जी के साथ में एक एपिसोड हुआ सुमन शर्मा जी का कि जिस तरीके से मतलब उनको मंच पर ले गई थी, उसके बाद सुमन शर्मा जी ने उनसे जाकर के माफी मांगी, ऐसा वायरल हुआ कि वो वहां पर रो रही थी।
और अनुप मिश्रा जी ने बाद में उसमें ये भी कहा कि मेरी छोटी बहन है और ऐसा कुछ नहीं है, हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन वो सपोर्ट कहीं हो नहीं पाया। उनके कार्यकर्ताओं के बीच में इससे एक निगेटिव चीज चली गई और सुमन शर्मा जी को इसको खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं बड़े स्तर पर मैं आपसे ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ग्वालियर में मैंने देखा है कि ब्राह्मण समाज में यदि किसी को नेता माना जाता है, जो नेता को किसी को अपना लीडर माना जाता है, तो वो उनका अनुप मिश्रा जी का ही नाम आता है। मैंने कई संगठनों में देखा है अनुप मिश्रा जी को लेकर के जब काम करते हैं तो चाहे रणवीर पाठक जी विधायक हैं, चाहे सुनील शर्मा जी हैं, पर मैं देखता हूँ कि अनुप मिश्रा जी को ही ज्यादा ब्राह्मण समाज अपना लीडर मानता है। तो क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा मिला? देखिए, ये एक कमल माखीजानी की गलती थी या साजिश कह सकते हैं, एक सोची समझी साजिश कर दिया था। आप देखिए जब मंच पे कार्यक्रम हो रहा था उस समय जो लोग मंच पे आमंत्रित थे, क्या अनुप मिश्रा का कद इतना बड़ा नहीं है? अनुप मिश्रा 4 बार के विधायक है, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 1 बार भारत सरकार में सांसद रहे। उसके बावजूद उस कार्यक्रम में पहले आपने आमंत्रण पत्र भेजा और जब वो उस कार्यक्रम में पहुंचे तो आपने मंच पर उनका नाम ही लिया, उनने इसका तिगड़ा महामंत्री में पूरा, जबकि संगठन की सारी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होती है, मुझे तय करता है। कमल माखीजानी का एक कहीं ना कहीं एक मन में टसन थी। आपने देखा होगा, आप शहर के अंदर आप देखते होंगे, जब भी कोई विपदा वाली बात आती है, बाड़े पे फुटपाथ हटाए जाते हैं, किसी अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम द्वारा बैल तोड़ा जाता है, उस समय हमेशा अनुप मिश्रा सड़कों पर लड़ा है। अनुप मिश्रा ग्वालियर के आम आदमी के दिल में छाया हुआ। मतलब आप ये मानते हैं कि अनुप मिश्रा जी के साथ उस दिन वहां पर मंच वाले जानबूझ के कमल माखीजानी द्वारा संगठन के प्रति साजिश रची गई थी। तो मेरा भाजपा के संगठन से मांग है इसकी जांच कराई जाए और कमल माखीजानी को उसके पद से हटाया जाए। जी, आपकी मांग जो है वो तो हमारे चैनल के द्वारा बड़े नेता हम तक पहुंच रही है, लेकिन अखिलेश जी एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि गलती कमल माखीजानी की आपके अनुसार और खामियाजा सुमन शर्मा को भुगतना पड़ा? देखो, ये तो एक पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ बकरी को भी पानी लगता, ये तो पुरानी। और एक बात तो आज मेरे जो आदर्श है, धर्म में एक जनरल बात है, या किसी का जो आदर्श है या किसी का आदरणीय है, जब उसका अपमान होता है, परिवार में किसी मुखिया का अपमान होता है, तो निश्चित उसके अनुयायी उसके विरोध में उतर जाते हैं। लेकिन अनुप जी ने तत्काल सारे अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये कहा, सुमन मेरी छोटी बहन है, हमको सबको मिलके इसके लिए चुनाव लड़ना है। और आपने देखा होगा रोड शो के समय, आप रोड शो के वीडियो डाल देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा किसका चेहरा क्या कह रहा था। जब सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, अनुप मिश्रा एक गाड़ी पे जब रोड शो कर रहे थे, तो कई नेताओं का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो नेता चेहरा उतरा कर मुंह छुपा के इधर उधर झांकते चल रहे थे, क्यों? नेतृत्व के मारे, नेतृत्व के डर के मारे उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो आपका कहना है कि ये जो छवि जो दिख रही थी, जो पोस्टर दिख रहा था, वो सब कुछ सिर्फ ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने के लिए हो रहा था? केवल कह रहे, आप बताइए ना, प्रभात झा जी कहाँ थे चुनाव में? जी, शर्मा जी हमारे साथ में, अशोक शर्मा जी, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप जरा दीजिए और साथ में आप ये भी बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, सुमन शर्मा जी के लिए आपने भी सपोर्ट में काम किया, काफी काम किया, लगातार आप पोस्ट भी करते रहे, कार्यक्रम भी कराया, क्या लग रहा है आपको? परिचय के साथ बताइए, क्या लग रहा है आपको? आपका मंदिर क्या कह रहा है? तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये ग्वालियर की तुक्ति रन पर हाथ रखा है आज, और अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को वास्तव में बताया जा रहा है कि हुआ क्या, क्यों ऐसी हार हुई। हम अगर सही और ईमानदारी से आकलन करेंगे तो ये हमारे ब्राह्मणत्व की जीत हुई है। पहली बार पिछले 57 सालों का इतिहास को मुझे नहीं पता है, लेकिन पहली बार ऐसा चुनाव में महसूस हुआ कि जिस प्रकार से एक माला में मोती 108 होते हैं, तो धागा बनकर जो सुमन शर्मा जी आई और उन्होंने सारे ब्राह्मणों के जितने भी वर्गीय थे, उपवर्गीय थे, उनको सबको, जितने भी हमारे ब्राह्मणों के संगठन चल रहे हैं, उन सबको एक सूत्र में पिरो दिया और उन सब ने एकजुट होकर तन मन और धन से पूरी लगन से काम किया। अब बात करते हैं कि हार जीत, तो पहली बात तो मैं सभी भी ये कहूँगा कि ये हार हो सकता है कि सुमन शर्मा जी के नाम से भाजपा की हुई हो, लेकिन ये जनता जनार्दन का आदेश भी है और भाजपा को बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि वास्तव में गलतियां कहाँ हुई। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमने चुनाव का प्रत्याशी अच्छा नहीं ढूंढा, ऐसा मैं बहुत जगह सुनता हूँ, आपने भी कई इंटरव्यू किए होंगे और उनमें भी ये कहा गया होगा, भाई नाम ही नहीं सुना हमने कभी। आपको जानकारी देते हुए मुझे बड़ा
अच्छा लग रहा है कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जब वो राष्ट्रपति के लिए वो नॉमिनेट हुए तो क्या आपने नाम सुना था उनका पहले? सुना था या नहीं? मुझे नहीं लगता है आपने सुना होगा। अभी जो आई है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्या उससे पहले आपने इनका नाम सुना था? तो भाजपा एक ऐसा संगठन है जो कि संगठन के नाम पर चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष के नाम पर और जाति विशेष के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता। संगठन के नाम पर चुनाव लड़ता है, लेकिन वही संगठन के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता इस चुनाव में कहीं ना कहीं नाराज थे। क्या आपको लगता है कि उसकी नाराजगी का कारण भी ये चुनाव में क्लियर करूंगा मैं आपकी बात को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। भाजपा का कार्यकर्ता नाराज नहीं था, भाजपा का कार्यकर्ता दिग्भ्रमित था। वो कहां जाए और वो क्या करे। दिन भर रोड शो कर रहे हैं, रात को कॉर्नर मीटिंग्स और किचन मीटिंग्स करते हैं, और वो लोग कहते नहीं पार्षदी में तो तुम इसको जिताओ और महापौर के लिए जिसको दिल में आए वहां जाओ। ऐसा बहुत जगह देखने में आया और बहुत जगह ऐसा सुनने में आया, और इसका प्रमाण आप ग्वालियर नगर निगम के पार्षदों की जीत और हार के अंतर और जीत को भी देख सकते हैं। संदीप जी, आरएसएस की पसंद भी थी सुमन शर्मा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब अनजान चेहरा थी। ग्वालियर में उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है, और उनके जो ससुर जी थे वो ग्वालियर के पूर्व महापौर भी रह चुके थे, तो बिल्कुल अनजान भी नहीं थी, और खुद भी काफी पढ़ी लिखी हैं, काफी बड़े बड़े पदों पर वो हैं, सेंसर बोर्ड के भी सदस्य हैं। तो ये जो अभी शर्मा जी ने मुद्दा उठाया, जो बात कही है कि कार्यकर्ता दिग्भ्रमित था, तो क्या ये कार्यकर्ता भ्रमित हो रहा था? ये संगठन को नहीं पता पड़ता था, संगठन के पदाधिकारियों को नहीं पता पड़ रहा था, वो उनको समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे या समझाना ही नहीं चाह रहे थे। मैं आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ लड़ाई वर्चस्व की थी। आदरणीय अशोक शर्मा जी ने बताया आपको कि कार्यकर्ता कतई नाराज नहीं था, कार्यकर्ता तो काम कर रहा था और बहुत मेहनत से काम कर रहा था, और जो कुछ आपको परिणाम दिख रहा है वो सब कार्यकर्ताओं की देन है कि परिषद बीजेपी की बनी है। ये आप सोचो, महापौर उनका है लेकिन परिषद बीजेपी की है। तो आप ये देखिए कि एक्चुअली कार्यकर्ता को भ्रमित कर रखा, भ्रमित करके चल, क्योंकि लड़ाई वर्चस्व की चल रही है, गुट बने हुए हैं इस शहर में और बन चुके हैं आप। और इसका दुष्परिणाम विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आप एक चीज सोचिए कि जिस विधानसभा से पार्षद बीजेपी के ज्यादा जीत कर आते हैं, लेकिन वहां से महापौर प्रत्याशी हार गया, हर बार यही हो रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो ब्राह्मण समाज ने इतनी जोरदार तरीके से मांग की महापौर प्रत्याशी के लिए, तो इससे ब्राह्मण समाज तो जैसे आप बता रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि एकजुट था, तो हम भी मान लेते हैं एकजुट था, लेकिन बाकी समाज कहीं ना कहीं फिर अलग हो गया कि ये ब्राह्मण समाज इस तरीके से अपने प्रत्याशी की मांग कर रहा है, तो हम इनका सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हर समाज अपने समाज के व्यक्ति के लिए टिकट मांगता है, ब्राह्मण समाज भी मांगता है, सभी मांगते हैं। सभी आप बताइए कि सिंधिया जी, तोमर जी, दोनों की सहमति इसमें लगी थी, आरएसएस का इसमें एक रोल था बहुत बड़ा, लेकिन इन तीनों लोगों ने ही जिताने में सुमन शर्मा जी को कहां चूक कर दी? देखो, कुछ चेहरे धोने भी होते हैं, संगठन के सामने में कुछ और कहना पड़ता है, लेकिन हमारे मन में कुछ और होता है। जैसे संदीप जी ने कहा वर्चस्व की लड़ाई है, आपने तीनों नाम लिए वर्चस्व की, तीनों ने कहा वर्चस्व की लड़ाई छुपी नहीं है। कार्यकर्ता ने ईमानदारी से काम किया, संगठन को जांच करनी चाहिए जिन वार्डों में पार्षद जीता महापौर कैसे हारा। फेसबुक पर ऐसे पोस्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार, जब से सुमन शर्मा जी हारी है फेसबुक पर लगातार ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की जो आवाज कहीं ना कहीं किसी माध्यम से निकल करके आ रही है कि जो बड़े नेता हैं वो तो भाई मलाई खा रहे हैं, वो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब ऐसो आराम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए कार्यकर्ता बहुत नाराज है। देखो, कैंसर खाना उसकी बात मैं कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिला पा, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पोस्ट आ रहा है, कुछ पोस्टें हो भी सकती हैं, लेकिन कार्यकर्ता को सम्मान नहीं होगा। जब कार्यकर्ता के मान की रक्षा नहीं की जाएगी उस समय परिणाम तो ऐसे ही आएंगे। ब्राह्मण समाज को कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं मिल पा रहा है? अनूप मिश्रा जी, मतलब जिस तरीके से राजनीति पे हम देख रहे हैं, ठीक है, अब वो आपको क्या लग रहा है कौन भविष्य ब्राह्मण समाज के लिए, मतलब एक नेता राजनीति में देखें? मैं संजय जी आपको एक बहुत
बड़ी बात आज कोई नाम आप बता सकते हैं? मैं आपके स्कूल में बहुत बड़ी बात लेकर जा रहा हूँ कि ये जो चुनाव था ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की आहट थी। ग्वालियर चंबल संभाग की भाजपा की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऐसा आपको लग रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा मैंने कहा ना कि ये वर्चस्व की लड़ाई है और कार्यकर्ता भ्रमित था। हमारा जो मूल निकला इतनी बातचीत का वो यही निकला कि वर्चस्व की लड़ाई और कार्यकर्ता भ्रमित होने का कारण ये रहा कि हमारे सुमन शर्मा जी आ गए। अब ये कार्यकर्ता कैसे भ्रमित था? भाई कार्यकर्ता आप या हमसे किसी से नहीं छुपा कि कार्यकर्ता कोई भी कार्यकर्ता हो, जमीनी कार्यकर्ता भले हो, किसी ना किसी नेता से जुड़ा हुआ है। उसको जो भी टारगेट आता है, जो भी उसको गोल होता है उसका, वो वहीं से डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। तो समस्या क्या थी कि जो वो दिन में काम करता था वो संगठन के हिसाब से करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दुखी होता है कार्यकर्ता और खुश भी होता तो कार्यकर्ता। आपने कभी किसी नेता को, राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के नेता को गुलाल उड़ाते हुए नाचते हुए देखा है? मीडिया के सामने उड़ा लेते गुलाल, नाचता भी रोड पे कार्यकर्ता ही है और रोता भी घर जाके कार्यकर्ता ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ एक बात कि ये जो मतलब जीत हुई शोभा सेकरवाल की जीत, ऐसा देखिए आपकी एक तरफ शोभा सेकरवाल के पति जो विधायक है, ठीक है ना, वो सतीश सेकरवाल जी बीमार भी हो गए थे, अस्पताल में थे जी, और उनके जो छोटे भाई नीतू सेकरवाल वो मतलब ज्यादा बड़े नेता हमने नहीं देखे कि उनकी तरफ से कोई आए। एक कमलनाथ की सभा जरूर हुई थी फूल बाग पर, लेकिन इसमें बीजेपी की तरफ से बहुत सारे लोग थे, पूरा सत्ता पक्ष उनके साथ था। तो आपको नहीं लगता कि एक संघर्ष की जीत हुई है कांग्रेस की? जी आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन मैं इस जीत को कांग्रेस की जीत बिल्कुल नहीं कहूंगा। कांग्रेस बिल्कुल मुगालते हुए नहीं रहे कि ये कांग्रेस को सीट मिली है। ये व्यक्तिगत जीत है जिसमें श्रीमती शोभा सेकरवाल ने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, पूरे परिवार ने एकजुट होकर उन्होंने काम किया। उनके जो देवर जी हैं ऑलरेडी नीतू सिंह जी, उन्होंने भी, नीतू जी ने भी बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ी। अब ब्राह्मण समाज के लिए आगे क्या लगता है, कुछ है? देखिए ब्राह्मण समाज हमेशा से ही अगुआ रहा है जी। जीत हार अलग होती है जी। आगे भी संजय जी आपके इंटरव्यू में फिर बैठेंगे और फिर दिखाएंगे, अगले चुनाव में फिर ब्राह्मणों की पैरवी की जाएगी और फिर आपको लगता है पैरवी की जाएगी इस हार के बाद भी? हार के बाद हर रात के नया सवेरा आता है। ये एक मिनट, हार के बाद ही संजय जी जीत होती है। हार के बाद ही जीत होती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हार से आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। बिल्कुल ये तो जब हमारे साथ में संजय शर्मा जी जो कि मतलब इनका परिचय भी मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को करा देना चाहता हूँ और वो इन्हीं के शब्दों में कराना चाहूंगा। हमारे साथ में राज दंडोतिया जी भी आने वाले हैं, वो भी आ रहे हैं, उनसे भी आप बात करेंगे। क्या बताइए कि क्या लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जितने भी ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं वो ब्राह्मणों को साथ देने के लिए संगठन नहीं चल रहे हैं, सिर्फ राजनीति के लिए संगठन चल रहे हैं। मतलब आपकी राय तो सबसे अलग हुई जी। अच्छा, मेरी राय यही है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में भी ब्राह्मण है, कांग्रेस में ब्राह्मण थे तो कांग्रेस में ब्राह्मण क्यों आ रहा? अगर ब्राह्मण एक है और संगठन चला रहा है, सब कर रहा है, तो ब्राह्मण कांग्रेस में क्यों आ गए? तो मेरा तो यही मानना है कि भाई हम आज अगर संस्था चला रहे हैं, ब्राह्मण की संस्था चला रहे हैं, तो हम ब्राह्मण का साथ था, ब्राह्मण की लड़ाई लड़ाए, ना कि राजनीति की लड़ाई लड़ाए। आपको क्या लगता है प्रत्याशी जातिगत आधार पर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिर्फ अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए ये बात तो खैर मैं क्या कहूँ, क्योंकि सीटें ऊपर से आती, कभी ओबीसी, कभी सामान्य, कभी SC ST। मतलब सामान्य सीट होगी तो सामान्य प्रत्याशी। मैं कहूँगा ये तो हमारे संविधान की कहानी है कि संविधान में बंटवारा कर दिया। कहीं ओबीसी है तो कहीं SC ST है तो कहीं सामान्य है। ये संविधान की कारीगरी, संविधान की कारीगरी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख से एक शब्द ऐसा निकल गया जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत हुआ और ब्राह्मण समाज ने बड़े स्तर पर इसका विरोध किया। उन्हीं में से कुछ लोग जो अखिलेश जी हैं और हमारे साथ में एक शख्स और हैं, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया और न सिर्फ विरोध किया बल्कि
जो शब्द मुख्यमंत्री ने अपने मुख से निकाला जिससे ब्राह्मण समाज आहत हुआ था, उसी शब्द को लेकर के एक पार्टी भी बना दी, एक संगठन भी बना दिया, और वो शब्द का नाम था माई के लाल। माई के लाल पार्टी और संगठन के जरिए इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी उस बात को रखा, मुख्यमंत्री के खिलाफत की, और इसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री की 3 साल की जो कुर्सी थी वो उस बार कहीं ना कहीं चली गई। हालांकि इनके ज्यादा विधायक नहीं आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण समाज की नाराजगी बीजेपी की विदाई का एक कारण बनी थी। इस बार फिर से ब्राह्मण समाज ने जब मांग की, महापौर का प्रत्याशी बनाया तो गया, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का ये कहना है कि उनको हराया भी गया, तो उसको लेकर के हमारे साथ में वही माई के लाल पार्टी के राज दंडोतिया जी भी हमारे साथ में हैं, और मैं इस विषय पर राज्य को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे स्टूडियो में हमसे थोड़ा सा बताएं कि ये पूरी हार है, इसको वो किस नजरिए से देख रहे हैं। किसकी हार? सुमन शर्मा की हार या बीजेपी की हार? हम खुद ये जानना चाहते हैं कि किसकी हार। देखिए, पहली बात तो मेरे को आज आपकी डिबेट में समझ नहीं आया कि आप किससे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि ना तो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है। अधिकतर लोग बीजेपी कांग्रेस के चमचे समझते या कार्यकर्ता, ब्राह्मणों की बात कोई करते नहीं है। आप भी ब्राह्मण है, एक भी ब्राह्मणों को किया है। आपने कहा कि शिवराज ने कहा कि माई के, शिवराज ने आज नहीं कहा, पहले नहीं कहा, हमेशा कहता आ रहा है, और पूरी पार्टी कहती आ रही है, मगर ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। सुमन शर्मा नहीं हारी, सिर्फ 57 साल का आक्रोश रहा। ब्राह्मणों की बात रही तो आप एक एपिसोड बनाएं, कोई ब्राह्मण एक शब्द नहीं बोलेगा आपसे कि जो पहले हमारे साथ में आरक्षण का विरोध कर रहे थे, कहाँ गया आरक्षण? क्या आरक्षण मिल गया? आरक्षण खत्म हो गया? क्या मिला है? 10% आरक्षण के नाम पे जो ब्राह्मण नेता हो गए, ब्राह्मण समाज के संगठन हो के नाते, वो 2 शब्द नहीं बोलते। आप सही कह रहे, यही बात मैंने पूछी थी कि जब पार्टी के बाहर कोई नेता आता है तो जो संगठन के स्तर पर बात करता है तब तो समाज की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में होता है, जीत जाता है, तो फिर वो अपनी पार्टी की बात करता है, पार्टी की। एक चीज बताइए जी कि कांग्रेस का ब्राह्मण कांग्रेस की बात करेगा, बीजेपी का ब्राह्मण बीजेपी का बात करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो क्षत्रिय समाज है, SC/ST समाज है, पिछड़ा समाज है, जो जाति संगठन चला रहे हैं, वो अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, और ब्राह्मण आज तक नहीं बोले। इस चुनाव में भी सुमन शर्मा के लिए काफी ब्राह्मणों ने काम किया, सिर्फ आके अपील कर दी, वोट नहीं दिया। वोट देने का के लिए ब्राह्मण ने कभी किसी का भला किया है? जी, फिर आप उस ब्राह्मण समाज की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं। अच्छा, आपने अपनी विचारधारा चेंज कर दी? मेरी विचारधारा पहले भी वो थी, आज भी वो थी। जो माई के लाल शब्द जो आपने शिवराज से लिया, देखिए भाई उन्होंने जिस तरीके से माई के लाल को शब्द का इस्तेमाल किया, आपको बुरा लगा, आपने तभी उस शब्द को लिया। देखिए, माई के लाल की बात कर, शिवराज ने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। जी, मैं भी कहता हूं कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। जी, मगर मैं एक माई का लाल है कि आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, मगर कोशिश जरूर कर सकता। लड़ सकता है उसके लिए। अच्छा, ये आपको मतलब लग रहा है कि जो आरक्षण खत्म करने की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसमें भी ब्राह्मण समाज या स्वर्ण समाज जो है वो उस तरीके का सपोर्ट नहीं करता है, बजाय उसके कि जब दूसरी तरफ से हम देखिए, आरक्षण का विरोध करते ही आरक्षण का जैसे ही खत्म करने की बात आती है तो दूसरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं विरोध में उतर आता है कि नहीं, ये रोका जाए, इसको खत्म नहीं किया जाए। देखिए, ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, जेडी से ब्राह्मणों की चाल है कि आरक्षण का विरोध कोई भी ब्राह्मण नहीं करता, और ना ही ब्राह्मण चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि आरक्षण खत्म हो। जी, मेरी एक मांग है कि आरक्षण का लाभ जो संवैधानिक पद पर बैठ के ले चुका है, जो मंत्री बन चुका है, जो मुख्यमंत्री बन चुका है, जो राष्ट्रपति बनता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जी, अब अभी आप देख रहे हैं कि कल मतदान हुआ हमारे 2-3 मुल्कों के लिए। जी, बीजेपी ने, मोदी जी ने, या पूरी भाजपा ने, या संघ ने, या NDA ने एक ही बात कही कि आदिवासी, जी, गरीब, जी, निचले तबके की उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्वालियर में आप नगर निगम पार्षद महापौर पर डिबेट ले रहे हैं, लोगों को अपने ले रहे हैं, आपको मालूम है कि पार्षद जो चुनाव जीतता है या चुनाव लड़ता है वो कितने पैसे खर्च करता है? जी,
बताइए, आपने ये नहीं पूछा किसी से कि एक पार्षद के चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो लाखों रुपए चुनाव में पार्षद के लिए खर्च करता है। नहीं, इस बार हम तो जब मिले पार्षदों से, जब हमने उनसे बोला भाई कोई प्रचार प्रसार के लिए हमको विज्ञापन वगैरह दे दो, तो पार्षद ने सब तो मना कर दिया, हमारे पैसे नहीं है सब। देखिए संजय जी, एक कल्चर है, बड़ी मछली बड़ा मगरमच्छ छोटे को खाता है। आपने देखा है कि सांप जो बड़ा होता है वो छोटे सांप को खाता है जी। उसी तरह ये चैनल है जी। आप एक छोटे स्तर पर चैनल चला रहे हैं जी। जो बड़े जी न्यूज, आज तक या बड़े अखबार हैं उनको खूब बैठे जाती है जी। सबसे पहली बात तो ये कि मीडिया अपना दायित्व भूल गई है जी। चलिए, अब मीडिया के दायित्व पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी हमारी चर्चा का विषय ये है कि सुमन शर्मा की हार क्या बीजेपी की हार है, क्या केंद्रीय नेतृत्व की हार है, क्या आरएसएस की हार है, या ब्राह्मण समाज की हार है? देखिए, ये एक राजनीतिक पहलू है, इसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ। ये सबको मालूम है कि सामने संजय जी बैठे हैं, माइक में आईडी है, तो संजय इंटरव्यू ले रहे हैं। आज सुमन शर्मा बीजेपी से थी, बीजेपी हारी है। कांग्रेस से शोभा अग्रवाल थी, वो जीती है। इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। और ब्राह्मणों की बात करें तो मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानता जो ब्राह्मण समाज के लिए काम नहीं करते। जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अखिलेश जी, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। और दूसरी आप जो कह रहे हैं ब्राह्मण समाज की हार है, ये किसकी हार है? ये केवल बड़े नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में सुमन शर्मा की बली है। सुमन शर्मा की बली। आप सहमत हैं इस बात से? सुमन शर्मा की बली मेरी समझ में आता दो पहलवान लड़ेंगे तो एक तो हारेगा। जी। दो पहलवान लड़ेंगे एक तो हारेगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? शोभा अग्रवाल की जीत कोई चमत्कारी जीत नहीं है। मतलब शुरुआत से ये माना जा रहा था कि शोभा अग्रवाल जी जीत रही है। देखिए, शोभा अग्रवाल की जीत अकेले सतीश अग्रवाल सबको हरा दिया। शोभा अग्रवाल की जीत सतीश की व्यक्तिगत जीत है, शोभा अग्रवाल की व्यक्तिगत जीत है। जहां तक कि कांग्रेस में जो जिला अध्यक्ष है देवेंद्र शर्मा और पूरी कांग्रेस ने शोभा अग्रवाल को हराने की कोशिश की थी, इस बात को कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, मैं धन्य है सतीश अग्रवाल को और शोभा अग्रवाल को कि उनके पति ने अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आप ये मानते हैं कि चुनाव जो है बड़े नेता हराते और जिताते नहीं है? नहीं, बड़े नेता सिंधिया जी का क्या हाथ है इसमें हरवाने का? अच्छा, सिंधिया जी कभी रोड शो में किस टाइप से आए थे, कैसे रोड शो किया था, ये सबको मालूम है। नहीं, सतीश अग्रवाल तो जीते हैं, उनके साथ कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था। तो मतलब क्या सतीश अग्रवाल की शख्सियत इतनी बड़ी हो गई है कि उन्होंने एक तो कांग्रेस में देखिए लोग कह रहे थे कि जब उनकी पत्नी को टिकट देने का नाम चल रहा था कि साहब विधायक भी वो है, महापौर भी उनकी पत्नी बन जाएगी तो कांग्रेस पूरी एक ही जगह पे सिमट जाएगी। तो इससे आपको लगता है कि सतीश अग्रवाल जी बहुत पावरफुल बन के हुए हैं? जी ग्वालियर है, जी गद्दारों की भी नगरी है और संघर्षशीलों की क्रांतिवीरों की भी है। आपने देखा था कि जब आरक्षण का विरोध हुआ था ग्वालियर से चला था और ग्वालियर में कई इतिहास ये शहीदों की भी नगरी है, कई इतिहास अच्छी है ग्वालियर में जी। संगीतकार भी यहाँ से हुए जी और कलाकार भी यहाँ से हुए जी और ग्रंथकार भी हुए और इतिहासकार भी हुए। ये शोभा अग्रवाल की जीत नहीं है, ये बीजेपी और उन चाटुकार ब्राह्मणों की हार है और शोभा अग्रवाल की जीत है। इस बार के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने अपनी पार्टी उतारी थी, प्रत्याशी उतारे थे, नगर निगम में क्यों उतारी, क्या कारण? देखिए, पहली बात तो यह कि मेरी माताजी काफी बीमार थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी और मुझे आज खुशी है कि जो दिग्गज बीजेपी कांग्रेस के थे उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे क्या आपको इससे एक वो एनर्जी मिल रही है कि यदि हम क्षेत्र के लोगों के बीच में जाएं तो किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है, हम जीत सकते हैं, हम अपना वजूद बना सकते हैं, जैसे सतीश अग्रवाल ने करके दिखाया? सतीश अग्रवाल ने करके नहीं दिखाया, आपने ध्यान नहीं दिया। सिगरौली में आप पार्टी ने इतिहास रच दिया जी। ओबीसी ने खंडवा, बुरहानपुर, वहां अपने पार्षद जिता के इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश काफी समय से कांग्रेस और बीजेपी के झगड़ाव में आ गया था। वो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि तीसरा विकल्प कोई आए। पर तीसरा विकल्प कहाँ आ पा रहा है? देखिए, तीसरा विकल्प अभी क्या है, अभी तो आपने चिंगारी देखी है, अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी कहाँ गई। कुछ समय की बात है, समय बड़ा बलवान और विलन लुटी को समय बलवान है। इसी समय में हमने देखा था कि कभी ग्वालियर चंबल संभाग में
समाजवादी पार्टी का एक शुरुआत हुई थी काफी वजूद, मतलब इसमें हमने देखा था कभी इसी बड़े चंबल संभाग में बहुजन समाज पार्टी को हमने देखा था 17 में उनके सांसद भी रहते सुखलाल जी पुष्पा जी, और आज उनका कहीं नाम निशान नहीं है। आम आदमी पार्टी की एक जीत हुई है, इसको इत्तेफाकन भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्तिगत छवि से भी आदमी जीत जाता है। इसको पार्टी हुई अगर हम देखें, तीसरा विकल्प के रूप में देखें, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सफलता आम आदमी पार्टी को यहाँ नहीं मिली है। इस बात को कतई संकोच न करें, आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक विकल्प होगी बहुजन समाज पार्टी की तरह। जी, आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। आप प्रत्येक वार्ड के अंदर देखिए उनको वोट मिला जी, और कई जगह वोट बहुत अच्छा मिला। वार्ड क्रमांक 35 में 2000 से ऊपर वोट है। आप सहमत हैं इस बात से कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं जी, सभी जो जागरूकता से जनहित में काम करेंगे और जो माफिया ग्रस्त है उनको बेनकाब करेंगे, तो उनके लिए सारा विकल्प है। जनता किसी एक के लिए आपने एक चीज और नहीं देखा आपने कि जो बड़े बड़े दिग्गज थे बीजेपी के या कांग्रेस के, वो सभी इसी चुनाव में धाराशायी हो गए। ग्वालियर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश 11 नगरीय निकाय में। जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब तीसरा विकल्प नई पार्टियों के लिए दरवाजे खुलना शुरू हो गए मध्य प्रदेश के अंदर? शुरू हो गए और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। होना भी चाहिए जी, क्योंकि क्या होता है, बोलते कि भाई घर में हम दाल खा खा के बोर हो जाते हैं, आदमी बाहर भी खाने जाता है जी। तो इसी तरीके से, क्योंकि इन जो आज बीजेपी की चरम सीमा है, जो गरीब मर रहा है, आदमी महंगाई इतनी हो रही है, कांग्रेस भी काफी समय से चल रही है, पर मैं कह रहा हूँ तीसरा ऑप्शन आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आना चाहिए। आज के विचार मंथन में ये निकल करके आया है कि ग्वालियर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, भले ही दो पार्टियों के बीच में साफ साफ हमने देखा कि जंग थी, लेकिन तीसरी पार्टी के विकल्प की भी संभावनाओं के दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। जहां तक बात सुमन शर्मा की हार की है, तो ब्राह्मण समाज के जो यहाँ पर संगठन के स्तर पर कहें या पत्रकार के स्तर पर कहें या सामाजिक स्तर पर कहें, जो प्रतिनिधि हमारे साथ में थे जिनसे हमने चर्चा की, ये उभर करके आया, ये मंथन में निकल करके आया कि सुमन शर्मा की हार नहीं है। ये रूठे हुए कार्यकर्ताओं को ढंग से संगठन मना नहीं पाया, और संगठन के जो बड़े नेता थे उनकी आपस की खींचतान ने कहीं ना कहीं सुमन शर्मा को हराने की जो मार्ग था उसको खोला। और दूसरी बात कि सतीश सिकरवार का व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत छवि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के रोड शो पर हावी हुई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीएस लाइव मीडिया पर, देखते रहिए। जय हिंद।